हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी को पढ़ना। कक्षा 7 हिंदी बसंत पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। पाठ 3 हिमालय की बेटियां। आइए पढ़ते हैं इस पाठ के माध्यम से हिमालय के बारे में। अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। सम्राट महिला के भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, ये पहाड़ है हमारा ये पहाड़ है हमारा हिमालय पर्वत। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भाग जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें यह बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने यह बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यह दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबर, खुबा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय के छोटे बड़े सभी बेटियों आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुई वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास की वीरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लेते तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंग तिब्बत की बात है।
मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया। तो मैं लगा गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मदद मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के चित्तित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ऐसे है हमारे नागार्जुन बाबा। तो बच्चों, पढ़ा हमने इस पाठ को। ऐसे थे हमारे नागार्जुन बाबा। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया है। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करेंगे, इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। आइए करते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर को, समझते हैं इस पाठ के बारे में। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर है, नदियों को माँ का स्वरूप तो माना हो गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल के एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी हैं। अगला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर है, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया। मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, नदियाँ और हिमालय पर अनेक कवियों की कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए, तुलना कीजिए। उत्तर हिमालय कविता है, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वंत नित महान, निश्चिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तो महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृग्उन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, है तड़प रहा पद पर स्वदेश।
सुख सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुष्प भूमि की ओर वही, तेरी विगलित कर्ण उदार, मेरी नगपति मेरे विशाल। ये थे हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। अगले प्रश्न को करते हैं। उपरोक्त कविता की तुलना यदि नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। इस कविता में दर्शाया गया है कि हिमालय का भारतवासियों से प्राचीन काल से अत्यंत अनिष्ट संबंध है। भारत धरती का मुकुट हिमालय पर्वत अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाए हुए है। उसके धवल शिखर आकाश का चुंबन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। वहीं लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदियों के पिता के रूप में किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान है। अगला प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर है 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव हितकारी है। गंगा की जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। अगला प्रश्न है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हमें हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर है हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अगला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें, अपना सुझाव दें। उत्तर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें माँ समान कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें धरती से जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं। एक सच्चे माँ और मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावा अधिक है, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई परियोजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो निम्न प्रकार हैं। नदियों के जल को प्रदूषण को बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों का निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई, उचित व्यवस्था करना आदि। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों को एक निबंध लिखिए। उत्तर है, सभी विद्यार्थी मिलकर चर्चा कीजिए। चर्चा हेतु संकेत बिंदु है, जल प्राप्ति, बांध बनाना, वर्षा में सहायक, सिंचाई में सहायक, आवागमन हेतु सहायक, बिजली बनाना। नदियां हमारे जीवन का आधार है। बर्फीली पहाड़ियों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां धरती की उपजाऊ बनाती हैं।
आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियां पूजनीय हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांव का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करना, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान है। उन्हें दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन भी इन्हीं पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा डुबकियां लगाया करता है। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और सुंदर प्रयोग में कॉपी में लिखिए। उत्तर है, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। उन्हें संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तीसरा है, सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हैं। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी माजोरी के लिए ही कही जाएगी। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से सजीव निर्जीव वस्तुओं को भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे बहुत कुछ और रूपों के में सामने थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। उत्तर है, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती है। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भाव भंगिमा, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं के रूप में पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विशेष और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। जैसे, विशेषण शब्द है संभ्रांत, विशेष्य है वर्षा, विशेषण समतल, विशेष्य महिला, मूसलाधार विशेषण, विशेष्य आंगन, विशेषण चंचल घना, विशेष्य जंगल नदियाँ। उत्तर है इसका संभ्रांत महिला, समतल आंगन, मूसलाधार वर्षा, चंचल नदियां, घना जंगल। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में शब्द का लोप हो जाता है। जैसे, राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ राजा और रानी होता है। पाठ के कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। उन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखिए। जैसे, छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी, भावभंगी, भाव और भंगी, माँ बाप, माँ और बाप। अगला प्रश्न है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ गरीब होता है। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए।
प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा नाम भी लिखिए। जैसे नदी का दिन भाववाचक संज्ञा है। उत्तर है रात का तार, जाता का ताजा, भला का लाभ, राही का हीरा, नव का वन, नमी का मीन, नशा का शान और लाल का लला। अगला प्रश्न है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम, दूसरा नाम बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों को अन्य रूप में लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। सतलुज का शत्रुधुम, रोपड़ का रूपपुर, झेलम का वितस्ता, चिनाब का बिपाशा, अजमेर का अजयमेरु, बनारस का वाराणसी। अगला प्रश्न है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में भी के प्रयोग और ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, वाक्य है बापू को कौन नहीं जानता। विश्लेषण है, हर कोई बापू को जानता है। अगला है, उन्हें ही इस घटना की जानकारी हो। विश्लेषण है, शायद उन्हें इस घटना की जानकारी हो। अगला वाक्य है, वह शब्द वह शायद ही उन्हें देख सके। विश्लेषण है, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। वे लोग शायद ही उधर हों। विश्लेषण है, वे लोग शायद उधर ना खेलें। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम इनमें से कौन सा है? बताइए। मैंने शुरू में बताया था, हिमालय की बेटियां, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? तो किन्हें दूर से देखा था लेखक ने? अगला प्रश्न है, लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? उत्तर है, हिमालय से निकलने वाली नदियों को। अगला प्रश्न है, नदियों की बाल लीला कहाँ देखी जा रही थी? उत्तर है, उपत्यकाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम पाठ में नहीं आया है? उत्तर है, कोशी। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी को किसकी प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर है मेघदूत की। अगला प्रश्न है, लेखक को नदियां कहाँ अटखेलियां करती हुई दिखाई पड़ती हैं? उत्तर है, सागर की गोद में। अगला प्रश्न है, लेखक ने नदियों और हिमालय का क्या रिश्ता कहा है? उत्तर है, माँ बेटे का। अगला प्रश्न है, लेखक किस नदी के किनारे बैठा है? उत्तर है, सतलुज नदी के किनारे। ये हैं सारे प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय की बेटियां किसे कहा और क्यों कहा? उत्तर है, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिमालय के बर्फ पिघलने से हुई है। अगला प्रश्न है, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव हैं? उत्तर है, लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव हैं। अगला प्रश्न है, दूर से देखने पर नदियां लेखक को कैसे लगती थीं? उत्तर है, दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थी। अगला प्रश्न है, नदियों की बाल लीला कहाँ देखने मिलती है? उत्तर, नदियों की बाल लीला हिमालय की पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गुफाओं में देखने मिलती है। अगला प्रश्न है, समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है?
उत्तर है समुद्र सौभाग्यशाली स्त्री कहा गया है क्योंकि हिमालय के हृदय से निकली उसकी दो प्रिय पुत्रियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र को धारण करने का सौभाग्य समुद्र को ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाना लेखक को कैसा लगता था। उत्तर है नदियों की धाराओं में डुबकियां लगाने पर उसे अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद जैसा ममत्व प्रतीत होता था। अगला प्रश्न है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में लेखक के क्या विचार हैं। उत्तर है लेखक को सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम के बारे में विचार है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम की कोई विशेष स्थान नहीं है, तो हिमालय के हृदय से निकली करना की बूंदें से निर्मित ऐसी दो धाराएं हैं जो बूंद बूंद के एकत्रित होने पर महानदी के रूप में परिवर्तित हुई हैं। अगला प्रश्न है हिमालय अपना सिर क्यों धुनता है। उत्तर है हिमालय की स्थिति वृद्ध पिता के समान है जो अपनी नटखट बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है और उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए वह अपना सिर धुनता है। अगला प्रश्न है काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। उत्तर है मानव जाति के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह जल प्रदान कर सदियों से पूजनीय व मनुष्य हेतु कल्याणकारी रही हैं। नदियां लोगों के द्वारा दूषित किया गया जल जैसे कपड़े धोना, पशु को नहलाना, अन्य कूड़ा करकट भी अपने साथ लेकर जाती हैं। फिर भी नदियां हमारे लिए कल्याणकारी रहती हैं। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के लिए नवीन साधनों आदि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। मानव ही नहीं अपितु पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए जल भी उपलब्ध कराया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काका कालेकर का नदियों को लोकमाता की संज्ञा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर है लेखक ने सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं बताई हैं कि ये दोनों नदियां जो दयालु हिमालय से पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से बनी हुई हैं। इनका स्वरूप विशाल एवं बृहत है। इनकी सुंदरता इतनी लुभावनी कि समुद्र भी पर्वतराज की इन दोनों बेटियों का हाथ संभालने में सौभाग्यशाली समझते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए और बताइए कि लेखक ने उनके अस्तित्व के विषय में क्या विचार किया है। उत्तर है हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि। लेखक का विचार है कि इन नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये वास्तव में हिमालय की कृपा पात्र हैं जिसके पिघले हुए दिलों की बूंद हैं। वे बंदे एकत्रित होकर नदी का आकार ले लिया है और समुद्र की ओर बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती हैं। निष्कर्ष है कि लेखक का विचार है कि हिमालय पर जमी हुई बर्फ पिघलने से ही इन नदियों का उद्गम होता है। इसलिए हिमालय के बिना नदियों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है इस पाठ का उद्देश्य क्या है। उत्तर है इस पाठ का उद्देश्य है कि लेखक हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम उद्गम स्थल उनके सदैव परिवर्तन होने वाले पल के रूप में परिचित करवाना है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियां और सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी बृहद नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं। इसे महानदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आप नदियों के किस रूप में देखते हैं, उनकी सफाई के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं या क्या कर सकते हैं। उत्तर है हम नदियों को माँ की तरह कल्याणकारी रूप में देखते हैं। ये सदैव पूजनीय है। नदियाँ हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, अतः
हमें इनके जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इसके लिए हम यह प्रयास करते हैं कि नदियों में किसी भी प्रकार की गंदगी न फेंकें, न डालें। हम नदी के किनारे कपड़े धोने, मूर्तियों को प्रवाहित करने तथा नालों के गंदे पानी डालने का सख्त विरोध करते हैं। हम सदैव नदी की स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं। तो ये थी हमारी नदियाँ जो हमें अपने संपूर्ण जल से सिंचित करती हैं और हमारा ध्यान रखती हैं। तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि हम भी इनको सुरक्षित रखें और स्वच्छ रखें। तो ये थी हमारी हिमालय की बेटियाँ। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को देखेंगे। धन्यवाद।